11 अगस्त 2025 एक संजय नाम के व्यक्ति ने काफ़ी घबराए हुए अंदाज में पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया और तुरंत मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद कॉल करने के लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, बताओ क्या हुआ, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। तो संजय थोड़ी कपकपाती आवाज में कहता है, साहब मेरी 19 साल की बेटी है मनीषा, वो पास के ही गली में एक प्ले स्कूल में पढ़ाने जाती है, लेकिन आज शाम तक वो घर नहीं लौटी। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही संजय ने बात बताई कि उसकी 19 साल की बेटी लापता है, तीनों पुलिस वाले आपस में हंसने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई वो किसी के साथ भाग गई होगी। ये बात सुनकर संजय का गुस्सा फूट पड़ता है। वो भड़कते हुए कहता है, साहब मैंने आप लोग को इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि आप मेरी मदद कर सकें, ना कि मेरी बेटी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करें। संजय का गुस्सा देखकर पुलिस वालों का रवैया अचानक बदल जाता है और उन्हें लगता है शायद हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं। इस पर संजय बताता है कि मनीषा ने सुबह कहा था कि वो पास के ही एक कॉलेज से नर्सिंग का फॉर्म लेने जा रही है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत संजय को अपनी गाड़ी में बैठाती है और वे उसी कॉलेज की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट बंद है, इसीलिए वो छोटी गेट से अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचने पर पुलिस को वहां 3 लोग बैठे हुए मिलते हैं, जिनमें से 2 लोग थोड़े नशे में लग रहे थे और एक आदमी नॉर्मल लग रहा था। संजय उनसे हाथ जोड़कर पूछता है, साहब मेरी 19 साल की बेटी है मनीषा, वो आज सुबह यहाँ आई थी, क्या आपने उसे देखा है। लेकिन जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं आई। संजय उनसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता। हैरानी की बात तो ये है कि जो पुलिस वहाँ जांच के लिए आई थी वो भी इन लोगों से ढंग से सवाल नहीं करती। ये सब देखकर संजय बहुत निराश हो जाता है और बिना किसी जवाब के चुपचाप घर लौट जाता है। लेकिन यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि इतना बड़ा बन जाता है कि पूरे प्रदेश के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हर कोई यही सवाल पूछता है कि मनीषा के साथ उस दिन क्या हुआ था और क्यों उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वॉचिंग द मिसिंग केस ऑफ अ स्कूल टीचर मनीषा। ये घटना हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव ढाड़ी लक्ष्मण की है और इसी गांव में एक मनीषा नाम की 19 साल की लड़की रहती थी। मनीषा एक होशियार, समझदार और अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठाने वाली लड़की थी, जिसने महज 1 महीने पहले ही अपने गांव के पास स्थित सिंघानी नाम की एक जगह पर मौजूद एक प्ले स्कूल को ज्वाइन किया था। रोज सुबह करीब 8 बजे वो अपने घर से निकलती थी, सीधे स्कूल जाती थी, वहां बच्चों को पढ़ाती थी और फिर शाम तक घर लौट आती थी। 11 अगस्त 2025 की सुबह भी मनीषा रोज की तरह स्कूल पहुंचती है। फिर करीब 11:23 पर वो अपने पिता संजय को फ़ोन करती है और बताती है कि पापा आज मैं थोड़ा लेट आऊँगी, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जाना है जो पास के ही एक कॉलेज में मिलेगा। जिस पर उसके पिता संजय कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से घर आ जाना। दोनों की बातचीत वहीं समाप्त हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद मनीषा का एक और कॉल घर पर आता है। इस बार फ़ोन उसकी मौसी उठाती है और मनीषा कहती है कि मौसी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो डिलीवर होने वाला है, तो अगर आप घर पर हो तो वो ले लेना। जिस पर उसकी मौसी जवाब देती है कि बेटा हम तो इस वक्त घर पर नहीं हैं, तुम एक काम करो, तुम अपने दादा का नाम दे दो, जैसे ही वो डिलीवरी वाला आएगा तुम्हारे दादा को वो सामान दे देगा। और मनीषा भी ठीक है मौसी कहकर फ़ोन रख देती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दोपहर करीब 1:58 पर मनीषा स्कूल से बाहर निकलती है और रोज की तरह स्कूल वैन का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही वो वैन आती है वो ड्राइवर से कहती है, भैया आज मुझे थोड़ी ही दूर पर स्थित आइडियल नर्सिंग कॉलेज जाना है, जहां से मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसीलिए आप चले जाओ, मुझे तो टाइम लगेगा। ड्राइवर ठीक है बहन जी कहकर वहां से निकल जाता है और मनीषा भी उस कॉलेज की तरफ चली जाती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख देता है। शाम करीब 6:26 पर मनीषा के पिता के फ़ोन में उसकी एक मिस कॉल आती है और जब वो कॉल बैक करते हैं तो फ़ोन नहीं लगता।
घर में चिंता का माहौल बनना शुरू हो गया था क्योंकि मनीषा कभी भी इतना देर नहीं करती थी और इस तरह से बिना बताए देर करना परिवार के लिए एक अनहोनी का संकेत बनता है। इसीलिए संजय अपने पिता से बातचीत करता है और पूछता है कि क्या किया जाए, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि बेटा जितनी जल्दी हो सके सिंघानी जाओ और वहां जाकर देखो कि क्या हुआ है। संजय तुरंत सिंघानी पहुंचते हैं और वहां स्कूल स्टाफ से बात करते हैं। वे बताते हैं कि उनकी बेटी आज घर नहीं आई है और उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही है। इसी बीच वो 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है जिसमें ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र होते हैं। वहां पहुंचकर वो संजय से बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान बेहद शर्मनाक ढंग से वो कह देते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी। पुलिस के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती और जब संजय भी ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पुलिस न तो इंसानियत दिखाती है और न ही इस मामले को गंभीरता से लेती है, बल्कि वो तो बस फॉर्मेलिटीज करती है। पुलिस आइडल कॉलेज तक जाती है, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करती है, हंसी मजाक करती है और जान पहचान के लोगों के साथ गप्पे लड़ाने लग जाती है। लेकिन एक पिता जो अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान है, उसे देखकर भी पुलिस वालों की आंखें नहीं खुल रही थी। फिर जब रात के 10:15 बजे का वक्त होता है तो ये तीनों पुलिस वाले कहते हैं कि हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली है, अब आप लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए। जिसके बाद संजय घर लौटकर अपने परिवार से दोबारा सलाह लेते हैं और तय होता है कि अभी तो रात हो गई है, अब कल सुबह जाकर ही कार्यवाही करेंगे। अगली सुबह यानी 12 अगस्त 2025 को करीब 8:45 पर संजय अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ लोहारू थाने पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वहां भी उन्हें दिन भर इधर उधर दौड़ाती रहती है और चक्कर कटवाती रहती है। फिर शाम करीब 7:30 पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसे एसएचओ अशोक कुमार दर्ज करते हैं और जांच का जिम्मा एएसआई शकुंतला को सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस का वही लापरवाही वाला रवैया देखने को मिलता है, क्योंकि थाना परिसर में भी ये कह दिया जाता है कि लड़की ने शादी कर ली होगी या कहीं घूमने चली गई होगी और लौट आएगी। जब संजय सब सुनते हैं तो उनकी आंखें भर आती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हर बेटी को इसी नज़र से देखा जाता है और क्या पुलिस का रवैया हर आम इंसान के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और खुद जाकर प्ले स्कूल व आइडल कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई सहयोग नहीं मिलता। बस बहाने मिलते हैं कि बड़े अधिकारी नहीं है, मिल जाएगा, दे देंगे और इस तरह से समय टलता रहता है। 13 अगस्त की सुबह संजय एक बार फिर से आइडल कॉलेज की ओर जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी सीसीटीवी कैमरे में उनकी बेटी दिख जाए। इस बीच अगर पुलिस चाहती तो लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा सकती थी, उसकी लोकेशन ट्रेस करवा सकती थी और पता लगाने की कोशिश कर सकती थी कि वो कहाँ गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तभी एसआई शकुंतला का फोन आता है। वो कहती है, संजय जी, सिंघानी गांव के पास नहर के किनारे एक लड़की की लाश मिली है, आप आकर देखिए क्या वो आपकी बेटी है। ये सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना देर किए वो कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं और जब बेटी के कपड़ों की पहचान होती है तो वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं। मनीषा की बॉडी की हालत बेहद डरावनी थी, आंखें बाहर निकल गई थी, सांस की नली और भोजन की नली बाहर की तरफ खींच गई थी। गर्दन पर 29 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर गहरा लंबा जख्म था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से उस पर बार बार वार किया गया हो। इसके बाद पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर भिवानी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जैसे इस घटना की खबर फैलती है, 14 अगस्त को पूरा इलाका सड़कों पर उतर आता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि एक गरीब मजदूर की बेटी के साथ न्याय नहीं हो रहा है और अगर यही मामला किसी नेता, अफसर या मंत्री की बेटी का होता तो शायद पुलिस पहले दिन से ही पूरी ईमानदारी के साथ जांच में जुट जाती। 14 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद जब मनीषा की बॉडी उनके परिवार वालों को सौंपी जाती है तो वो साफ कह देते हैं कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक हम इस बॉडी को नहीं ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 16 और 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में हंगामा शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कई घंटों तक सड़कें जाम रहती है और कई जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकानें सब बंद कर दिए जाते हैं। मनीषा को लेकर लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा था और सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे।
अब इसके बाद कहीं न कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूटती है। हालत बिगड़ते देख मुख्यमंत्री को भी बयान देना पड़ता है। तमाम बड़े अधिकारी चाहे एसएसपी हो, आईजी हो या डीआईजी, सभी मौके पर पहुंचते हैं। लोग गुस्से में थे, इसीलिए अब बड़े अधिकारी जनता को आश्वासन देने लगते हैं कि चिंता मत करो, हम पूरी ईमानदारी से जांच करेंगे और जितना जल्दी हो सके आरोपियों को पकड़कर जेल भेजेंगे। अब पुलिस ने अभी तक जो रायता फैलाया था उसे समेटने के लिए एसपी मनवीर सिंह का ट्रांसफर होता है, आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा जाता है, एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया जाता है, एसएसपी शकुंतला को सस्पेंड किया जाता है और सबसे पहले जो 3 पुलिस वाले आए थे उन्हें भी निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जनता कहती है कि इससे क्या होगा, ट्रांसफर या सस्पेंशन से क्या मनीषा वापस आ जाएगी। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सिर्फ सवाल, दर्द और गुस्सा था। इसी बीच 18 अगस्त 2025 को एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और दावा किया जाता है कि वो लेटर खुद मनीषा ने खुदकुशी करने से पहले लिखा था। उस लेटर या उस नोट पर लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वैसे भी सब मुझसे दुखी थे। मैं ना तो गलत थी और न ही मैंने कोई गलत काम किया, बस मैं आपका सपना पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी और नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि मैं आप पर बोझ बन रही हूँ। आई एम सॉरी मम्मी पापा अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हो, थैंक यू मुझे ऐसी ज़िंदगी देने के लिए। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला है और अगर कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। इस लेटर के अचानक सामने आने के बाद लोगों को शक होने लगा था कि कहीं पुलिस सच छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही और इसी वजह से लोग पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन फिर 19 अगस्त 2025 को मनीषा के सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जो पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुंदन मित्तल द्वारा जारी किया गया था। और तब जाकर पहली बार ये साफ साफ सामने आता है कि असल में मनीषा के साथ क्या हुआ था। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब लगभग साफ हो चुका था कि न तो मनीषा के साथ रेप हुआ है और न ही उसका मर्डर, बल्कि उसकी मौत की वजह है कीटनाशक, जिसे उसने खुद पिया था और इसी जहर की वजह से उसकी जान गई थी। क्योंकि न तो उसके शरीर पर किसी जबरदस्ती के निशान मिले, न गले पर दबाव के कोई संकेत पाए गए और न ही किसी तरह के बलात्कार से जुड़े कोई सबूत मिले। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी। पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुंदन मित्तल ने साफ तौर पर कहा है कि जो घाव शरीर पर दिखाई दे रहे हैं वो किसी इंसानी हिंसा के नहीं बल्कि जानवरों के काटने के हैं। बॉडी 3 दिन तक खुले में पड़ी रही और इसी दौरान जंगली जानवरों ने उसे नुकसान पहुंचाया और यही वजह है कि शरीर पर मौजूद घाव एसिमेट्रिक थे, वरना इंसानी हमले के निशान एक सिमेट्रिक पैटर्न में होते हैं। इसके अलावा जो सुसाइड नोट पुलिस को मिला था उसकी हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है। जांच में वो हैंडराइटिंग मनीषा की हैंडराइटिंग से 100% मैच हुई है और इसी आधार पर पुलिस की थ्योरी कि ये एक आत्महत्या का मामला है काफी हद तक अब सच साबित होती दिखाई दे रही है। तो ये पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल। शरीर पे कुछ चोट के निशान मिले नहीं, चोट के जो चोट स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ कहते तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना ऐसे ये निशान आए। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे कि जहर जबरदस्ती भी तो पिलाया जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी को जबरदस्ती जहर पिलाया जाता है तो उसके शरीर पर स्ट्रगल के निशान जरूर मिलते हैं, जैसे गले और हाथ पर दबाव के निशान, और ऐसे लक्षण फॉरेंसिक में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले।
इसीलिए माना जा रहा है कि मनीषा ने खुद कीटनाशक पिया था और उसी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन गांव के लोग और मनीषा के परिवार वाले अब भी पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि ये पूरा सच नहीं है। साथ ही वो एम्स दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टमार्टम कराने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने इनकी दोनों मांगें स्वीकार कर ली है और अब एम्स दिल्ली की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और मनीषा के साथ उस दिन क्या हुआ था। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।